नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने अध्याय 9 पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने सजीवों की विशेषताएं और आवासों को पढ़ना था। हमने कुछ बिंदु आवास संबंधी पढ़ लिए थे और आज के इस भाग में हमें विभिन्न आवासों की यात्रा करनी है, यानी अलग अलग प्रकार के आवास में कैसे विभिन्न पौधे और जंतु रहते हैं, इस सारी बात को हमें आज समझना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किन किन आवासों की यात्रा करनी है। पिछले भाग में हमने जाना था कि आवासों को हम स्थलीय आवास तथा जलीय आवास के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम जिन आवासों की यात्रा करने वाले हैं उनमें कुछ स्थलीय आवास होंगे और कुछ जलीय आवास होंगे। स्थलीय आवासों में मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और खास स्थल, इन तीनों की हम चर्चा करेंगे। वहीं जलीय आवास में हम चर्चा करेंगे समुद्र की तथा तालाब व झील की। तो इन 5 अलग अलग प्रकार के आवासों की यात्रा शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें मरुस्थल की यात्रा पे चलना है। अब मरुस्थल की यात्रा शुरू करने से पहले आपको पिछले भाग को याद करना है। वहाँ भी हमने किसी विशेष जंतु के बारे में बात की थी जो मरुस्थल में रहता है। हमने ऊंट की बात की थी और कुछ ऐसी विशेषताएं भी जानी थी जो उसे मरुस्थल में रहने योग्य बनाती हैं। हमने चर्चा की थी कि ऊंट के पैर काफ़ी लंबे होते हैं जो उसके शरीर को गर्मी से, तपत से दूर रखते हैं। इसके अलावा ये भी चर्चा की थी कि ऊंट में मूत्र विसर्जन काफ़ी कम मात्रा में होता है, उसका मल भी काफ़ी शुष्क होता है। इसके अतिरिक्त ऊंट के जो पाँव हैं, जो उसके पाँव के तलवे हैं, वो काफ़ी गद्देदार होते हैं। ये सभी गुण, ये सभी विशेषताएं हमने ऊँटों के बारे में जानी थी। लेकिन मरुस्थल में कुछ अन्य पशु या जंतु भी रहते हैं और इन सभी में वे विशेषताएं नहीं होती जो ऊँट में होती हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कुछ अन्य जंतुओं की जो कि मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। तो मरुस्थल में रहने वाले चूहे और सांप, ये ऊंट की तरह लंबे पैर वाले नहीं होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मरुस्थल के नीचे की ओर एक बिल जैसी आकृति आपको चित्र में दिखाई दे रही है। तो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए ये भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। तो वास्तव में क्योंकि ज़मीन जो है वो बहुत गर्म होती है, तो ऐसे जंतु जो मरुस्थल में रहते हैं वो अक्सर बिल बना करके अंदर की ओर रहते हैं। तो विशेषकर चूहे और सांप ऐसे मरुस्थलों में पाए जाते हैं और वे बिल बनाकर काफ़ी अंदर की ओर रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है, हम बात कर चुके हैं कि मरुस्थल में दिन में बहुत गर्मी होती है लेकिन रात को वही मरुस्थल काफ़ी ठंडा रहता है। तो ये पशु या ये जंतु जो इस प्रकार बिलों में छिपकर रहते हैं, ये रात्रि को बाहर निकलते हैं क्योंकि रात्रि को इन्हें उतनी तपत या गर्मी नहीं लगती है, रात्रि को काफ़ी ठंडक हो जाती है। अब हम बात करते हैं मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की। तो मरुस्थलीय जो पौधे हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की कम मात्रा निष्कासित करते हैं। हम जानते हैं कि पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, यानी वाष्प का उत्सर्जन किया जाता है। लेकिन ये पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये बहुत थोड़ी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा इन पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत ही छोटी होती हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों, वाष्पोत्सर्जन वास्तव में पत्तियों से होता है। तो वाष्पोत्सर्जन कम हो इसलिए क्या होता है कि इन पौधों में या तो पत्तियां नहीं पाई जाती हैं और होती भी हैं तो बहुत ही छोटी होती हैं। यहाँ तक कि ये पत्तियां कांटों का या शूल का रूप भी
ले लेती है। तो आपने अगर मरुस्थल के कुछ पौधों को देखा हो तो वहाँ पर आपको उन पौधों पर कांटे या शूल नज़र आते हैं। वो शूल वास्तव में उन पत्तियों का ही परिवर्तित रूप होता है। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जलहास में कमी आती है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि जल की मात्रा जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा ह्रास होती है या निकल जाती है पौधे से, उसमें कमी लाने के लिए ही ये पत्तियां शूल का या कांटे का रूप ले लेती हैं। इसके बाद बच्चों एक जो सबसे प्रसिद्ध या सबसे सामान्य पौधा है जो मरुस्थल में आप देख पाते हैं वो होता है नागफनी, जिसे कैक्टस कहा जाता है। तो कैक्टस में वास्तव में पत्ती जैसी जो संरचना दिखाई देती है वो उसका क्या होता है, तना होता है। वहाँ जो आपको संरचनाएं पत्तियों जैसी दिख रही हैं वो पत्तियां ना होकर के कैक्टस का तना होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्राय तने में ही होता है, क्योंकि पत्तियां तो शूल का रूप ले लेती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इनके तने द्वारा ही की जाती है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, यानी मोम जैसी परत, एक मोटी परत जो ऐसा लगता है उस पर मोम लगा हुआ हो, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मोमी परत से वाष्पोत्सर्जन संभव नहीं होता है और इस प्रकार से पौधे में जल संरक्षण हो पाता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, तो ताकि वो जल का अवशोषण कर पाए, जो ज़मीन में जल है वो आसानी से अवशोषित हो पाए, इसलिए इन मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मिट्टी में बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। अब इसके बाद बच्चों हमको पर्वतीय क्षेत्र की बात करनी है। अब तक हमने मरुस्थल की बात करी, अब स्थलीय आवास में दूसरा जो आवास है वो कौन सा है, पर्वतीय क्षेत्र। तो ये आवास हम जानते हैं कि काफ़ी ठंडे होते हैं और साथ ही इनमें तेज हवा चलती रहती है। कुछ क्षेत्रों में तो सर्दियों में यानी शीतकाल में हिमपात भी होता है। तो आपने ज़रूर ऐसा कहीं ना कोई सुना होगा, देखा होगा, आपने टीवी में, अखबार में ये देखा होगा कि सर्दियों के अंदर विशेष स्थान जो बहुत ठंडे हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर हिमपात यानी बर्फ़ गिरने की या बर्फ़ का हम कहें कि ऊपर से नीचे गिरना देखा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष जो हैं वो शंक्वाकार होते हैं, यानी शंकु के आकार के होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार की आकृति पर्वतीय वृक्षों की अक्सर देखी जाती है। इनकी शाखाएं भी तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो अलग चीज़ है वो ये है कि इन वृक्षों की आकृति शंकु जैसी होती हैं और इनकी कुछ पत्तियाँ जो हैं वो सुई के आकार जैसी नज़र आती हैं। इससे वर्षा का जल और हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाते हैं। तो बहुत साधारण सी बात है कि क्योंकि पत्तियाँ तिरछी होती हैं, शाखाएं भी तिरछी होती हैं और पत्तियां सुई के जैसी होती है, तो जो जल बारिश से आता है या जो हिमपात होता है वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। अब हम बात करते हैं इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु या जो जीव पाए जाते हैं ये जंतु भी अनुकूलित होते हैं इन ठंडे स्थानों पर रहने के लिए। इनमें भी विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं। इनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से इनका बचाव करती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं
तीनों चित्रों को आप देख सकते हैं। ये हिम तेंदुआ है, ये याक है और ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली भेड़ है। तो आप देखो कि इनकी मोटी त्वचा जो है ये किससे ढकी होती है, फर से ढकी होती है। इनकी त्वचा काफ़ी मोटी है और यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा ऊपर जो हिस्सा है बालों जैसा आपको नज़र आता है, इन्हें फर कहते हैं। और ये फर या उनकी मोटी त्वचा ही ठंड से इनका बचाव करती है। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पूरे शरीर पर इनके बहुत सारे लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं ताकि इन्हें ठंड ना लगे। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। हिम तेंदुआ या पहाड़ी तेंदुआ ऐसा जंतु है जिसके शरीर पर फर पाया जाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए इनका अनुकूलन करते हैं। इनके शरीर पर फर भी होता है और इसके अलावा इनके जो खुर होते हैं उनकी विशेषता ये है कि ये बहुत ही मजबूत होते हैं, ताकि जो पर्वतों पर ऊपर की ओर चट्टानें हैं जो कि ढालदार हैं, उन चट्टानों पर ये आसानी से गति कर पाए। अब हम अगले स्थलीय आवास की बात करते हैं और अगला स्थलीय आवास है घास स्थल। घास स्थल में एक जंतु जो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं वो होता है शेर। तो शेर वन में या घास स्थल में रहता है और ये काफ़ी शक्तिशाली होता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि शेर में बहुत ताकत, बहुत शक्ति होती है। ये हिरन जैसे जंतुओं का शिकार करता है और उन्हें मारकर खा जाता है। शेर का मटमैला यानी कि हल्का भूरा रंग, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आसपास का जो घास का हिस्सा है और शेर का जो मटमैला रंग है ये एक दूसरे में मिले जुले से लगते हैं। तो शेर का मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के मैदानों में छिपाए रखता है। अब क्योंकि ये मिलता जुलता रंग होता है, इसलिए जब ये शिकार करने निकलता है तो जंतुओं को आसानी से पता नहीं चलता है। तो वास्तव में ये रंग उसे छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता है। साथ ही साथ आप देखो यहाँ शेर के चेहरे पर सामने की ओर बिल्कुल आगे आँखें होती हैं। तो चेहरे के सामने की आँखें उसे वन में दूर दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। तो ये भी एक विशेषता है शेर की कि इसकी जो दो आँखें हैं वो बहुत तेज होती हैं, ये बिल्कुल सामने की ओर होती हैं और ये इसकी सहायता करती है आसानी से शिकार को खोजने के लिए। अब घास स्थल का एक दूसरा जंतु जो वास्तव में शेर का शिकार अक्सर बनता है वो होता है हिरन। आप यहाँ हिरन को देख पा रहे हैं बच्चों इस चित्र में। अब ये हिरन भी घास स्थल में ही रहता है और इनके विशेष जो संरचनाएं हैं उनकी हम बात करें तो पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए हिरन में मजबूत दांत पाए जाते हैं। क्योंकि यह शाकाहारी होता है, हिरन सिर्फ पौधे संबंधी जो पदार्थ हैं उन्हीं को खाता है। तो आपको ध्यान देना है कि कठोर तनों को चबाने के लिए, पौधे के तने कई बार काफ़ी कठोर होते हैं तो उन्हें चबाने के लिए इनके दांतों में बहुत मजबूती पाई जाती है। हिरन को अपने शिकारी कौन होंगे हिरन के, जैसे कि शेर, इनकी उपस्थिति की जानकारी आवश्यक होती है। अब इसे शिकारी से बचना है तो इसे उपस्थिति का पता चलना चाहिए कि शिकारी कब आ रहा है। तो उसके लिए इसमें क्या होता है, इसके लंबे कान होते हैं। आप देखिए बच्चों यहाँ पर कितने लंबे कान हैं हिरन के, और ये कान ही वास्तव में उसे शिकारी की गतिविधि के लिए चौकन्ना करते हैं। उसे अंदाजा लगता है कि अब शिकारी आ रहा है। साथ ही साथ इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर आंखें स्थित होती हैं। आप देखें इसके सामने की तरफ आंखें नहीं हैं, हिरन की आंखें थोड़ा सा
पार्श्व स्थिति में होती हैं, यानी साइड पर होती हैं, और ये आँखें ही वास्तव में प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर पाती हैं। और हिरण की तेज गति, ये बहुत प्रसिद्ध है तेज गति से भागने के लिए, और ये तेज गति ही इसे शिकारी से दूर भागने में सक्षम बनाती है। तो ये काफ़ी तेजी से भागता है। शिकारी की उपस्थिति का अंदाज़ा इसे इसके कानों और आँखों की विशेष संरचना से हो जाता है। तो ये हमने बात करी घास स्थल की। तो अब हमने स्थलीय आवासों की चर्चा कर ली है। अब हम जलीय आवासों की चर्चा करने वाले हैं, और जलीय आवासों में हम बात करेंगे समुद्र की। समुद्र में हम मछली की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। हम पिछले भाग में मछली में जो मुख्य अनुकूलन होते हैं उनको पढ़ चुके हैं। तो मछली की तरह ही बहुत से समुद्री जीव होते हैं जिनका शरीर धारा रेखीय ही होता है, और ये धारा रेखीय शरीर ही इन्हें जल में सुगमता से चलने में सक्षम बनाता है। स्क्विड और ऑक्टोपस, ये दो समुद्री जंतु हैं, और इनका जो शरीर है वो धारा रेखीय नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये आमतौर पर धारा रेखीय शरीर वाले नहीं होते हैं। ये समुद्र की गहराई में, यानी बहुत नीचे तलहटी में रहते हैं, और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ लेते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब ये जल में चलते हैं तो उस दौरान ये अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि समुद्र में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनका शरीर सामान्यतः धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन जब वे जल में चलने लगते हैं तो अपने शरीर को इस तरीके से परिवर्तित कर लेते हैं कि वह धारा रेखीय रूप में आ जाता है। इसके अलावा इन जीवों में जल में श्वास लेने के लिए क्या पाए जाते हैं? गिल या क्लोम पाए जाते हैं। जिस प्रकार से मछली में गिल होते हैं, क्लोम होते हैं, उसी प्रकार इन जंतुओं में भी गिल या क्लोम पाए जाते हैं। डॉल्फिन और व्हेल, ये भी दो जंतु हैं जो कि समुद्र में मिलते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इन जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। तो ये कैसे श्वसन करते हैं ये हमें जानना है। तो ये सिर पर स्थित नासाद्वार या वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। इनकी खास बात ये है कि इनके सिर पर नासाद्वार होते हैं, वात छिद्र होते हैं, और ये नासाद्वार या वात छिद्र ही इनकी सहायता करते हैं जिनसे कि ये श्वसन कर पाते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए भी रह सकते हैं। इसके अलावा ये समय समय पर समुद्री जल से बाहर आते हैं और अपने श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर भरते हैं। ये बहुत खास विशेषता है इन जीवों की कि ये जीव समय समय पर जल से बाहर आते हैं। जो जल भरा होता है इनके श्वसन छिद्रों में, उस जल को बाहर निकालते हैं और वायु में आकर के वायु अपने नासा छिद्रों द्वारा या वात छिद्रों द्वारा अंदर भरते हैं और उसके द्वारा ही श्वसन करते हैं। अब समुद्र के अलावा जो दूसरा जलीय आवास हमें पढ़ना है वो है तालाब तथा झील। तालाब तथा झील में हम कुछ विशेष पौधों की चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं, लेकिन इनकी जड़ों की कुछ और विशेषता भी है कि जहाँ स्थलीय पौधों में जो जड़ें हैं वो मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करती हैं। ये हम जानते हैं, हम ये पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन इन पौधों की जड़ें यानी जलीय पौधों की जड़ें काफ़ी छोटी होती हैं और इनका मुख्य कार्य सिर्फ पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों कि इस प्रकार से जड़ें तलहटी में फैली रहती हैं और ये पौधे को यहाँ पर जमे रहने में सहायता
करती है। इसके अलावा ये जो पौधे हैं इनका तना लंबा होता है, सामान्यतः ये भारी नहीं होता है, सख्त नहीं होता है, कुछ खोखला सा होता है और वजन में बहुत हल्का होता है। यह तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि इन पौधे की जो पत्तियां और फूल हैं ये जल की सतह पर ही रहते हैं, वहीं प्लवन करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जलीय पौधे ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से जल में ही डूबे रहते हैं। तो पूरी तरीके से जल में रहने वाले पौधे भी पाए जाते हैं और ऐसे पौधे के सभी भाग जल में ही वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय और पतले रिबन की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों की जो आकृति है वो बदल जाती है, रिबन जैसी आकृति बन जाती है। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। ये रिबन जैसी आकृति की खास बात ये होती है कि इनकी पत्तियां जल में आसानी से इधर से उधर मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती हैं और इस कारण जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती हैं। तो ये मुख्य अनुकूलन हमने जाने तालाब और झील में पाए जाने वाले पौधों के। और आज हमने कई सारे आवासों की यात्रा की, हमने मरुस्थल की चर्चा की, पर्वतों की चर्चा करी, घास स्थल में जो मुख्य जंतु पाए जाते हैं उनकी चर्चा करी और इन सभी जंतुओं और पौधों के जो मुख्य अनुकूलन हैं इनके आवास के अनुसार उसकी भी बात करी और अंत में हमने समुद्र तथा तालाब जैसे जो जलीय आवास होते हैं इनकी चर्चा की। आशा है बच्चों ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इस पाठ के अगले भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।